नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे हैं जब तक। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही भयानक कहानी है और कुछ लोगों ने बोला था आप इस विषय में बताइए, तो मैं उस विषय में आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। इस देश में बहुत सारे रेप हुए हैं, बहुत सारे मर्डर हुए हैं। 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ये कहानी हुई है 2019 में। एक डॉक्टर थी जिसका नाम था, लगभग वो जानवरों की डॉक्टर थी, जिसका नाम था डॉक्टर गीता रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। प्रियंका हैदराबाद से थोड़ी दूर 50 किलोमीटर दूर पे रहती थी और एक अस्पताल में काम करती थी और प्रैक्टिस करती थी जहां जानवरों का डॉक्टर था। घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर उसका अस्पताल था, तो रोज आने जाने के लिए वो एक स्कूटी लेती है और स्कूटी से ही वो जाती है अपने जो अस्पताल है। लेकिन इसके बीच में एक पहलू है। प्रियंका रोज स्कूटी से एक टोल तक जाती थी, उस टोल में अपनी गाड़ी को, स्कूटी को पार्क करती थी। पार्क करने के बाद वो वहां से टैक्सी या कैब लेके, एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जिसको कहते हैं शशाबाद। तो वो शशाबाद एक जगह है, वहां पर वो नौकरी करती थी और डॉक्टर थी पेशे से, तो वहां पर जाती थी। अब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की रूटीन यही थी, घर से स्कूटी को उठाना, वहां से टोल तक जाना, टोल के बाद वहां से टैक्सी या कैब करना, अस्पताल तक जाना, फिर शाम को 6 बजे के बाद अस्पताल से कैब लेके टोल तक आना, फिर उस टोल से अपनी स्कूटी को उठाना और घर तक आना। लगभग रोज 30 किलोमीटर का ये फासला था जो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी तय करती थी। अब ये चल रहा था, जिंदगी बहुत अच्छी थी, उम्र भी कम थी, बेजुबानों का इलाज करती थी। वो उम्र थी लगभग 25 से 26 साल। अब एक तारीख आती है 2019 की 27 नवंबर को डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को अपने कुछ स्किन में दिक्कत होती है, तो उसको एक स्किन के डॉक्टर के पास जाना होता है और अपने घर पे वो बता के जाती है शाम को थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए जाना है। अब रूटीन के तहत प्रियंका अपनी स्कूटी उठाती है और गाड़ी लगाती है पार्क, उसमें टोल में, पार्किंग में, और वहाँ पर पार्क करती है और वहाँ से टैक्सी या कैब लेती है और वो अस्पताल में जाती है। लगभग शाम की 6, साढ़े 6 बजे वो अपनी अस्पताल से छुट्टी लेती है और डॉक्टर को दिखाने जाती है और इसी बीच उसको थोड़ा समय लग जाता है। लगभग रात के 9 बज जाते हैं और वो वहाँ से डॉक्टर से फ्री होती है। ये उसके घर वालों को मालूम था कि आज प्रियंका को डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो जाएगी, तो इसलिए इसके घर वालों ने थोड़ा सा इसको नज़रअंदाज किया। उसके बाद प्रियंका जब वापस आती है टोल के ऊपर, 9:18 होते हैं, तो वो देखती है कि उसकी जो गाड़ी है वो पंचर हुई हुई है। तो उसकी गाड़ी पंचर देखे वो थोड़ा सा डर जाती है, घबरा जाती है और 9:22 पे वो अपनी बहन को फ़ोन करती है और बोलती है कि मेरी गाड़ी, स्कूटी जो है पंचर है, तो मैं थोड़ा सा अकेली पड़ गई यहाँ पर। तो उसकी बहन बोलती है कि आप स्कूटी छोड़कर वापस आ जाओ, सुबह हम स्कूटी को देख लेंगे, आपको लिफ्ट या कैब करके घर पे आ जाओ। लेकिन प्रियंका वो मानती नहीं है अपनी बहन की बात और बोलती है नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं स्कूटी को ठीक करवा के ही आऊँगी घर पे। अब इसी दौरान प्रियंका के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद आरिफ। ये पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और प्रियंका की सहायता करने के लिए वो बोलता है, लेकिन प्रियंका को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, उसको ये आदमी ठीक नहीं लगता और उससे वो सहायता लेने के लिए मना कर देती है और फिर वो मोहम्मद आरिफ वहाँ से चला जाता है। और तब तक प्रियंका की बहन का फ़ोन ऑन था, उसके साथ में ही बात कर रही थी सब सारी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और आदमी आता है जो प्रियंका की सहायता करने के लिए बोलता है। अब रात का समय था, एक लड़की अकेली, और उस टोल के ऊपर आमतौर पे छोटी गाड़ियां नहीं जाती हैं, ज़्यादातर ट्रक ही गुजरते हैं और एक अकेली लड़की के लिए ऐसा वातावरण में फंस जाना, इस समय पे फंस जाना बहुत मुश्किल होता है आमतौर पर। तो वो किसी न किसी की सहायता मांगती ही है, जो उसको सही लगा वो उसकी सहायता लेती है, जो गलत लगा उसकी सहायता नहीं लेती। एक ह्यूमन नेचर है ये। तो
प्रियंका को ये आदमी ठीक लगा, जिसका नाम था जुल्लू शिवा। अब जुल्लू शिवा को वो बोलती है कि मेरी स्कूटी पंचर है। तो जुल्लू शिवा बोलता है ठीक है, मैं स्कूटी को पंचर लगवा के आता हूँ। वो थोड़ा जाता है दूर गाड़ी लेके, लेकिन बाद में वापिस आके बोलता है कि पंचर वाली दुकान बंद हो चुकी है। अब ये जो पंचर लगेगा थोड़ा सा दूर लगेगा, आप एक काम कीजिए, हमारे ट्रक पर स्कूटी रखिए, हम आपकी गाड़ी को ठीक करवाते हैं, फिर आप अपने घर चले जाना। तो 9:44 हो जाते हैं ये बातचीत करते सब होते ही। तो प्रियंका की बहन तब लाइन पर ही थी, फ़ोन पे सब उससे बात कर रही थी, लेकिन फ़ोन कट जाता है। अब जब फ़ोन कटता है तो वो सोचती है कि चलो थोड़ी देर समय में मेरी बहन घर पे आ जाएगी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी घर पे आ जाएगी। लेकिन करते करते बहुत समय हो जाता है, लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। तो प्रियंका की जो बहन है वो प्रियंका को दोबारा कॉल करती है। इस बार प्रियंका का जो नंबर है वो बंद आता है, स्विच ऑफ आता है। और प्रियंका की बहन को लगता है कि कुछ गलत होने का एहसास होता है। ये भी एक ह्यूमन नेचर है, आदमी जब घर पे नहीं आए तो सोचता है कि कुछ बड़ी मुश्किल में तो नहीं फंस गई या कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई, दिमाग है अलग तरह की सोचता है। तो प्रियंका की बहन अपने घर वालों को बोलती है और वो सब उसी टोल पे जाते हैं। रात के 12 बज जाते हैं करीबन। और वहाँ पर जहाँ पर हमेशा प्रियंका अपनी गाड़ी लगाती थी, पार्किंग करती थी, उनको मालूम था ये कहाँ पर गाड़ी पार्क करती हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं ना प्रियंका की स्कूटी होती है और ना वहाँ पर प्रियंका मिलती है। तो उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, सब रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और साथ वाले पुलिस स्टेशन में जाया जाता है। वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि ये जो एरिया है, टोल का जो एरिया है, ये हमारे पुलिस के इलाके में नहीं आता है, तो आप शशाबाद में जाके इसकी शिकायत करवाइए। तो सारा परिवार शशाबाद जाता है, प्रियंका की बहन भी जाती है और वहाँ पर गुमशुदगी की खबर लिखवाते हैं और पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। तुरंत पूरी टीम एक टोल पे जाती है और रात भर पूरा परिवार और प्रियंका की बहन और पुलिस वाले उसको खोजते हैं, लेकिन सुबह तक कुछ प्रियंका का मालूम नहीं चलता है। दूसरे दिन टोल से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक जगह है चिलापट्टी। चिलापट्टी ब्रिज के नीचे एक दूध वाला निकलता है गांव से ही, और वो देखता है कोई चीज़ जल रही है। तो वो उस चीज़ के पास जाता है कि क्या जल रही है क्या नहीं है। तो वो देखता है, जब नज़दीक से उसको मालूम चलता है एक लाश जल रही है। तो वो घबरा जाता है, डर जाता है, तुरंत पुलिस को संपर्क करता है। पुलिस को बुलाता है, एक टीम वहाँ पर आती है और पुलिस को वहाँ पर एक जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी की मूर्ति मिलती है। और पुलिस को एक गुमशुदा व्यक्ति की एक शिकायत तो थी ही, और पुलिस इतनी दौरान प्रियंका के जो घर वाले हैं उनको बुलाते हैं और छानबीन कराते हैं ये सामान किसका है। तो वो देखते हैं प्रियंका के घर वाले ये दुपट्टा और जो गणेश जी की मूर्ति थी, घर वाले पहचान कर लेते हैं कि ये प्रियंका का ही सामान है। तो अब मालूम चल गया था ये जो लाश है ये प्रियंका की ही है, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी। लेकिन ये हुआ क्या था कि प्रियंका रेड्डी की लाश वहाँ पर आ कैसे गई? जो लड़की रात को बात करी थी अपनी बहन से, वो एक आध दिन मर कैसे जाती है और उसकी लाश कैसे मिलती है? अब पुलिस थोड़ी सी सख्ती से छानबीन करती है। आमतौर पे कहा जाता है कि पुलिस इतने अच्छे से काम नहीं करती या जल्दी से एक्शन नहीं लेती, लेकिन इस केस में पुलिस ने बहुत ही सख्ती से काम किया और तुरंत छानबीन करी। उन्होंने कैमरे की, जो टोल के नाके के कैमरे की छानबीन शुरू कर दी, कैमरे की जो फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। तो उस कैमरे से एक ट्रक मिलता है और उसमें 4 व्यक्ति दिखते हैं और कुछ लोग प्रियंका से बात करते हुए दिखते हैं। तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है, उस जो गाड़ी का है, जो ट्रक का है, उसका नंबर निकलवाती है। फिर पुलिस यहाँ पूछती है और उसके मालिक तक पहुँच जाती है उसी नंबर से, और मालिक से बात करती है कि ये जो ट्रक था 27 और 28 और 26 की रात को कहाँ पर था। तो ट्रक जो मालिक है वो बताता है कि इसका ड्राइवर जो है वो है मोहम्मद आरिफ। ये वही मोहम्मद आरिफ था जो प्रियंका की सहायता करने के लिए गया था प्रियंका के पास, लेकिन प्रियंका को वो आदमी ठीक नहीं लगा था, इसलिए प्रियंका ने सहायता लेने से मना कर दिया था। अब जब मोहम्मद आरिफ का मालूम चलता है तो पुलिस मोहम्मद आरिफ को पकड़ लेती है
और छानबीन करती है, उससे बात करती है। तो मोहम्मद आरिफ बोलता है कि 26 तारीख को ही मुझे कुछ माल लोड करना था, लेकिन मुझे वो लोकेशन नहीं मालूम थी, मुझे यहाँ से माल लोड करना है, तो इसलिए मैं टोल पर ही खड़ा था और टोल से ही 26 तारीख को रात को ही मैं वहाँ पर आ गया था। तो पुलिस थोड़ी और सख्ती से छानबीन करती है और मालूम चलता है कि इसके 3 और साथी हैं। लेकिन इससे पहले ये खबर एक आग की तरह फैल गई थी पूरे हैदराबाद में और पूरे देश में धीरे धीरे करके कि एक लड़की है, वो डॉक्टर है जानवरों की और उम्र भी कम है, 25 से 26 साल, जिसकी लाश जली हुई मिली और जिसके साथ गैंगरेप हुआ है, पोस्टमार्टम में मालूम चलता है। और पुलिस फिर जो 3 लोगों थे, एक था जुल्लू शिवा, दूसरा था जुल्लू नवीन और तीसरा था अति कुंटा। ये तीनों व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ती है। लेकिन अब मसला ये होता है कि पूरा देश इनका विरोध कर रहा था और हैदराबाद में वैसे ही इनका बहुत विरोध था, तो पुलिस को डर होता है कि ये जो लोग हैं हम शशाबाद में पुलिस स्टेशन में रखेंगे तो शायद कुछ लोग, आम लोग गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन पे हमला ना कर दें, क्योंकि ये गांव का छोटा पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस कोर्ट की अनुमति लेती है, रात को ही, रातों रात उनको वहाँ से दूर 90 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है चिक्कापल्ली में उनको रखती हैं। और तब तक पुलिस उससे कुछ पूछताछ नहीं करती, क्योंकि कानून की प्रक्रिया है। तो पुलिस दूसरे दिन एक कानून से, न्यायालय से एक परमिशन लेती है कि इनसे पूछताछ करनी है, तो उनको 10 दिन की परमिशन मिलती है। और 3 दिसंबर को पुलिस इन तीनों लोगों से पूरी छानबीन करती है, सख्ती से पूछताछ करती है और तब ये मालूम चलता है ये दरिंदों ने उस लड़की बेचारी के साथ क्या किया था। अब बात आती है 26 नवंबर की। 26 नवंबर को ही ये ट्रक वहाँ पर आ गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इनके पास लोकेशन नहीं थी, हमें माल कहाँ से लोड करना है। और 27 तारीख को प्रियंका अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आती है, ये लोग उसको देखते हैं और ये तभी कुछ उसके साथ गलत करने का मन बना लेते हैं। और एक लड़का जो इनका साथी होता है जुल्लू नवीन, वो प्रियंका की गाड़ी को पंचर कर देता है और ये सब लोग फिर प्रियंका की आने की वेट करते हैं कि किस प्रकार से जब प्रियंका आएगी तब अपना ये गंदा काम करेंगे। और प्रियंका रात को लेट वापस आती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लगभग 9 बजे। और ये सारी कहानी भी मैंने आपको बताई, कैसे मोहम्मद आरिफ उसके पास जाता है, कैसे जुल्लू शिवा जाता है। 9:22 से लेकर 9:44 तक ये पूरी कहानी थी। और तब तक फ़ोन शुरू था, लेकिन फ़ोन कटने के बाद की कहानी ये लोग बताते हैं कि हमने प्रियंका को अपनी गाड़ी में बैठाया और किसी जगह पे जाके हमने उसके साथ रेप किया। और जब वो चिल्ला रही थी, हमने ज़बरदस्ती उसको शराब पिलाई और लड़की को इन्होंने ज़बरदस्ती शराब पिलाई और उसके मुंह में कपड़ा दिया। और जब हमारा सब काम हो गया तो हमने उस लड़की का गला दबा के उसको मार दिया। अब लाश ठिकाने लगानी थी, इन्होंने लाश पीछे ट्रक में नीचे रखी हुई थी। और पुलिस और छानबीन करती है, 2 फुटेज उनको और मिलती है। इसमें 2 व्यक्ति ट्रक चलाते होते हैं और 2 व्यक्ति स्कूटी पे, प्रियंका की स्कूटी पे घूमते हैं। अब लाश को इनको आग लगाना था, तो ये किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए और पेट्रोल मांगते हैं बोतल में, लेकिन पेट्रोल पंप के अधिकारी इनको पेट्रोल नहीं देते हैं। वो भी फुटेज पुलिस के पास आ चुकी थी और पूरे प्रमाण पुलिस के पास आ चुके थे। और फिर ये वापस जाते हैं ट्रक के पास 2 लोग। और मैंने जो बताया, एक सुनसान एरिया ब्रिज के नीचे, रात को वहाँ पर आवाजाही कम होती है, गांव का एरिया है। तो उस लड़की की लाश को निकालते हैं और ट्रक में से एक स्टोव निकालते हैं, जिसमें से वो कैरोसिन का ऑयल निकालकर लड़की के ऊपर डालकर उसकी लाश को जला देते हैं और दूसरे दिन लाश मिलती है। अब इन दरिंदों की कहानी सुनकर पुलिस भी बहुत गुस्से में थी और बहुत बदनामी भी हो चुकी थी पुलिस की, क्योंकि आम तौर पे साउथ में ऐसे जो काम है बहुत कम होते हैं। अब पुलिस के सामने एक सवाल था, एविडेंस इकट्ठे करने थे, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया क्या है आपको मालूम है सबको। आज की तारीख में कानून कितना न्याय मिलता है कितना नहीं, वहाँ पर हर तरह की सुविधा होती है। मुजरिम के पास भी अपने डॉक्यूमेंट लाएं या प्रूफ इकट्ठा करें या कुछ करें। कभी कभी जो बयान लोग देते हैं वो पुलिस तक तो बयान देते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके वो बोल देते नहीं, हमको पुलिस ने मारा है, हमसे मार पीट कर ये बयान हमसे लिए गए हैं।
तो पुलिस उनको क्राइम सीन पे लेके जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने, दो लोगों ने, मोहम्मद आरिफ और अली कोटा ने पुलिस से बंदूकें छीनी और पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो पुलिस के जो बयान थे वहां पर, और दो इनके जो मित्र दूसरे थे, दोनों भाई बंधु थे, जुल्लू शिबा और जुल्लू नवीन, उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए और पुलिस के ऊपर मारना शुरू कर दिया, वहां से भागना शुरू कर दिया। और पुलिस इनको बार बार बोली थी रुक जाओ नहीं तो जान से मारे जाओगे, और ये लोग रुके नहीं और पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई करी, मजबूरी में गोलियां चलाई और इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका एनकाउंटर हो जाता है। जब देश की जनता को ये मालूम चलता है कि उनका एनकाउंटर हैदराबाद पुलिस ने कर दिया है, और तब देश की जनता बहुत खुश होती है कि एक लड़की को तो न्याय मिला, और वो भी केवल 10 दिन में। न्याय मिला ठीक है, लेकिन एक बच्ची की जान चलेगी जो हमेशा बेजवानों को बचाती थी और एक डॉक्टर बन के उनकी रक्षा करती थी। उस बच्ची को किस प्रकार से इन दरिंदों ने मारा, उस बच्ची के साथ इन दरिंदों ने क्या किया। वो बेचारी जब चिल्ला रही थी, इन दरिंदों ने उसको शराब पिलाई और उसके साथ कितना भयानक और कितना गलत काम किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, और इसी प्रकार की कहानी मैं आपको सुनाते रहूँगा। और इसके बाद कुछ लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए एनकाउंटर में। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे कि कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल तो बनते हैं, कुछ लोग जो इतनी दरिंदगी करें, अगर उनको इस प्रकार से नहीं मारा जाएगा तो शायद कुछ लोगों के मन में डर नहीं आएगा। हमारे अनुसार, व्यक्तिगत अनुसार, अगर पुलिस के बयान सही हैं, अगर दरिंदों ने ऐसा किया था तो उनके लिए सबसे सही जगह और सजा बिल्कुल ठीक दी पुलिस ने, जो पुलिस ने किया। तो ये थी कहानी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की जो मैंने आपको सुनाई। अगर आप इसी प्रकार की कहानियाँ, कोई क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए किसके बारे में आप सुनना चाहते हैं और किसके बारे में आप कहानी देखना चाहते हैं। इस कहानी के बारे में हमको एक मेल आई थी तेलंगाना से, और गांव का नाम भी चिलापट्टी है, और जिन्होंने हमें कहा था इस कहानी के बारे में बताएं, तो उनका नाम था रामू कोटापट्टी। रामू जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बताया और हमने आपको कहानी सुनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।